नमस्कार साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक। ये जो टॉपिक है ये गुर्जर प्रतिहार वंश यानी यूँ कहें राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है। इस टॉपिक में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार जो ये राजवंश है, इस राजवंश से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम आपको बताएंगे और इसमें जो व्याख्यात्मक स्टोरी है वो भी हम आपको बताएंगे। और ये नोट्स पैटर्न पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये क्लास, और इस क्लास में हम आपको नोट्स बनाने की जो आपकी प्रवृत्ति है उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोस्टली इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित सारे आपको मिल जाएंगे। और आप राजस्थान के निवासी हैं, राजस्थान की किसी भी भर्ती में आप इन्वॉल्व है या तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो वीडियो है ये बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। इस वीडियो के अलावा आपको अलग से भी देखने की आवश्यकता नहीं है। हम संपूर्ण जो कंटेंट है गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित सारा इसमें इस वीडियो में आपको बता देंगे। ये जो वीडियो श्रृंखला है हम आपके लिए लेकर आए हैं और जो ये वीडियो है अब हम इसको शुरू करते हैं। आज का जो ये राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित पहला ये जो टॉपिक है यानी गुर्जर प्रतिहार वंश में हम सबसे पहले बात करेंगे कि राजपूतों की उत्पत्ति कैसी हुई और राजपूत की उत्पत्ति है उसके मत क्या क्या है। तो देखिए, ये जो राजपूतों की उत्पत्ति है या गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसकी जो समय अवधि है गुर्जर प्रतिहार वंश की ये 6 से 12वीं शताब्दी मानी जाती है। यानी राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई, राजपूतों का जो शासन रहा उसकी बात करें 6 से 12वीं शताब्दी तक इनका शासन रहा। अब हम बात करें कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो कहा जाता है कि अग्निकुंड से हुई थी। गुरु वशिष्ठ के द्वारा अबू पर्वत पर एक हवन किया गया था, यज्ञ किया गया था। उस यज्ञ में एक मतलब ये 4 प्रकार की जातियां हैं वो उत्पन्न हुई थी। तो ये आपको नोट करना है, अबू पर्वत पर यज्ञ किया था किसने? गुरु वशिष्ठ ने। और जो ये गुरु वशिष्ठ ने यज्ञ किया था इस यज्ञ में 4 जातियां उत्पन्न हुई थी। कौन कौन सी थी? चौहान, चालुक्य जिसको सोलंकी भी कहा जाता है, परमार और प्रतिहार। अब आप याद कैसे रखेंगे? याद रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, चौंच परमार। चौं का मतलब चौहान, चय का मतलब चालुक्य, परमार का मतलब परमार और एक इसमें प्र है, यह है प्रतिहार। तो ये ध्यान में रखना आपको। फिर आगे हम बात करें अग्निकुंड से राजपूत वंश की उत्पत्ति हुई थी। तो ये जो मत है ये किसने दिया था? तो मत के लिए हम ध्यान में रखेंगे कि मत दिया था सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई ने दिया था, मोहनोत नैणसी ने दिया था, जोधराज ने दिया था, जैनक ने दिया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सूर्यमल मिश्रण, चंद्रबरदाई, मोहनोत नैणसी या अन्य किसने ये अग्निकुंड के संबंध में स्पष्ट मत दिया था। तो इसमें हमें याद रखने के लिए जो ट्रिक है वो यूज करनी है। और इसमें जो ट्रिक है ये है सूर्य चंद्र कव अग्नि मुँह में जोधा कीजिए। सूर्य चंद्र कव अग्नि मुँह में जोधा कीजिए। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं इस वीडियो को। यानी ये जो ट्रिक है इसके माध्यम से हम अग्निकुंड से जो उत्पत्ति हुई जो राजपूत राजवंश की, इसका जो मत दिया था उनको हमने एक ट्रिक में याद करना है कि सूर्य चंद्र कव अग्नि मुँह में जोधा की जय। ऐसे तो सूर्य का मतलब सूर्यमल मिश्रण, चंद्र का मतलब चंद्रबरदाई, कव ये हमें साइलेंट रखना है, अग्नि अग्नि यानी अग्निकुंड से उत्पत्ति हुई, मुँह है मोहनोत नैणसी में साइलेंट रखना है, जोधा जोधराज की साइलेंट रखना है, जय जैनक। अब इसमें ग्रंथ भी है कि चंद्रबरदाई का जो ग्रंथ है वो है पृथ्वीराज रासो, जोधराज का जो ग्रंथ है हमीर रासो, जैनक का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय। इस प्रकार से अब हम आपको इसमें बता दें कि सूर्यमल जो मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण इनके पुत्र है एक, उनका नाम है मुरारीदान। यहाँ लिख देता हूँ मैं, मुरारीदान। ठीक है, और इसी प्रकार आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो चंद्रबरदाई है इनके भी पुत्र का नाम है वो है जलहण।
जलहन। चलिए साथियों, हमने मत की बात की है, अब हम जाति और मत के संबंध में थोड़ी और बात कर लेते हैं। यानी यूँ कहें कि जो राजपूत वंश है इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। अग्निकुंड से जो मत हुए, मत माने गए, वो हमने इस ट्रिक के माध्यम से ध्यान में कर लिए। सूर्य चंद्र का अग्निमुह में जोधा की जाए ऐसे। फिर आगे यहाँ पर जाति और मत कि राजपूत वंश को अलग अलग जाति का बताया गया है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। तो इसमें जैसे बात करें कि विदेशी जाति का किसने माना, टोड स्मिथ क्रुक, ये खुद ही विदेशी हैं। तो विदेशियों ने जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जाति बताया कि विदेशों में ये इनका उत्पन्न हुए हैं। फिर भंडारकर है, भंडारकर ने कहा है कि ये विदेशी ब्राह्मण है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। विदेशी ब्राह्मण है, भंडारकर ने कहा है। सूर्यवंशी बताया है, चंद्रवंशी बताया है और प्राचीन क्षत्रिय बताया है। किसने? गौरीशंकर हीराचंद ओझा और सीवी वैद्य ने। फिर इसमें सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया की उपज बताया है बालकृष्ण चट्टोपाध्याय ने। यह भी इम्पोर्टेंट है। हम आपको ट्रिक के आधार पर या अन्य सरल तरीके से बताएंगे। कुछ फैक्ट है जो आपको याद करने ही होने हैं अपने हिसाब से, बाकी है वो हम आपको याद करवा देंगे इसी वीडियो में। कुषाण युची वंशज माना है किसने? कनिंघम ने। फिर इसमें विभिन्न जातियों का मिश्रण किसने माना? दशरथ शर्मा, वी.एन. पाठक ने। वी.एन. पाठक का पूरा नाम है विशुद्धानंद पाठक। फिर आगे इसमें यहाँ तक तो होगा ये मत का। अब आगे इसमें बताया है आदिम जाति का किसने माना? वी.एस. स्मिथ ने। वैदिक आर्य किसने माना? सीवी वैद्य ने। ये जो सीवी वैद्य ने वैदिक आर्य माना यानी राजपूतों की उत्पत्ति है वो वैदिक आर्यों से हुई है, ये सीवी वैद्य ने इसका मतलब माना है और ये सर्वाधिक मान्य मत है। ये भी हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश है, ये आपको आसान भाषा में हम आपको बताएंगे और याद ही करवा देंगे इसी वीडियो में। तो इसमें है प्रतिहार। देखो इसका जो गुर्जर प्रतिहार है इसका मीनिंग हमें ध्यान में रखना। पहले गुर्जर का मतलब क्या है? कोई स्थान विशेष है गुर्जर नाम का। प्रतिहार का मतलब है, प्रतिहार यहाँ पे जाति का संबंध है, ठीक है। और प्रतिहार का मतलब वैसे होता है द्वारपाल, ठीक है। अब इसमें गुर्जरात्रा बताया है गुर्जरों का स्थान, यानी जहाँ पर ये गुर्जर लोग रहते थे जिस स्थान विशेष पर, वो स्थान है गुर्जरात्रा कहा जाने लगा, ठीक है। और जो प्रतिहार है इनको द्वारपाल भी कहा जाता था। और ये जो प्रतिहार है ये लक्ष्मण के वंशज माने जाते थे और राम का जो प्रतिहार था वो लक्ष्मण है ही, तो इसलिए जो गुर्जर प्रतिहार है ये लक्ष्मण के वंशज माने गए। फिर आगे इसमें गुर्जर प्रतिहार जो शब्द है इसके बारे में उल्लेख है कि कहाँ इसका उल्लेख मिलता है। तो गुर्जर प्रतिहार जो शब्द है इसका उल्लेख 4 शिलालेखों में मिलता है। राधनपुर, नीलकुंड, देवली, करड़ा है, इन 4 स्थानों पर मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया ये क्वेश्चन है कि राधनपुर, नीलकुंड, देवली, करड़ा है, ये गुर्जर शब्द का उल्लेख है इन 4 शिलालेखों में मिलता है। तो इसका एक ट्रिक है जो हम ध्यान में रखेंगे, रानी देख से ये पता चल जाएगा कि गुर्जर शब्द का जो 4 शिलालेखों में उल्लेख हुआ है उन 4 शिलालेखों का नाम है रानी देख। रा पर है राधनपुर, नी का नीलकुंड, दे का देवली, कै का करड़ा है। इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार का सर्वप्रथम जो अभिलेखीय उल्लेख मिलता है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। यानी यूँ कहें गुर्जर प्रतिहार का जो सर्वप्रथम अभिलेखीय उल्लेख मिलता है वो ऐहोल अभिलेख में मिलता है। और ऐहोल अभिलेख है उसकी जो रचनाकार है उसके रचनाकार रवि कीर्ति द्वारा रचना की गई है। और ये ऐहोल अभिलेख है ये पुलकेशिन द्वितीय के समय में बनाया गया था, लिखा गया था ये रवि कीर्ति के द्वारा। आगे इसमें ध्यान रखना है मोहनोत नैणसी है वो गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं बताने में मतलब सबसे आगे थे। इन्होंने गुर्जर प्रतिहारों की शाखाएं हैं वो 26 बताई। किसने? मोहनोत नैणसी। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम इस वीडियो के अंदर आपको महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं और इसमें बताया है कि सबसे जो प्राचीन जो शाखा थी वो मंडोर थी। किसने बताया? मोहनोत नैणसी ने। हमने ये एक पेज
पढ़ लिया है। ये जो हम आपके सामने ये जो प्रस्तुत कर रहे हैं ये क्लास, इसमें हमने हस्तलिखित नोट्स है उसका प्रयोग किया है। और हस्तलिखित नोट्स में हम आपके लिए जो ये महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण बिंदु है वो ही लेकर आए हैं, और इसमें से क्वेश्चन बाहर भी नहीं जाएगा, ये भी आप विश्वास रखिए। अब आगे हम बात करते हैं गुर्जर प्रतिहारों की जो साहित्यिक जानकारी कहाँ से मिलती है। अभी हम गुर्जर प्रतिहार की जो सामान्य जानकारी है बाहर की ऊपर से वो ले रहे हैं। तो इसमें कहा है कि गुर्जर प्रतिहारों की साहित्यिक जानकारी। तो साहित्यिक जानकारी यानी जो रचनाकार है, ग्रंथकार है, उनके द्वारा दी गई, तो वो कौन कौन सी है। तो इसमें हर्षचरित, इसमें जानकारी मिलती है। हर्षचरित की रचना किसने की, बाणभट्ट ने। राजतरंगिणी से पता चलता है जिसकी रचना की कल्हण ने, जो कश्मीर से संबंधित थे। फिर हरिवंश पुराण से जानकारी मिलती है जिसकी रचना जिनसेन सूर्य ने की, जो वत्सराज के समय थे। कुवलयमाला में गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है जिसकी रचना उद्योतन सूर्य ने की, जो वत्सराज के समय मतलब जो ये ग्रंथकार थे। फिर प्रभावक चरित्र में भी जानकारी मिलती है गुर्जर प्रतिहारों की। प्रभावक चरित्र है, इसकी रचना चंद्रप्रभु सूर्य ने की। खुमानी रासों में भी गुर्जर प्रतिहारों की जानकारी मिलती है, खुमानी रासों की रचना दलपत विजय ने की। ये आपने जान लिया कि साहित्यिक जानकारी ये है। लेकिन साहित्यिक जानकारी को याद करने का जो फॉर्मूला है, जो ट्रिक है, वो क्या है, तो वो हमने यहाँ पे मेंशन किया है। ये है ट्रिक। ये आप याद करने मात्र से आप ये जो इतना है सारा याद हो जाएगा कि गुर्जर प्रतिहारों की साहित्यिक जानकारी कौन सी है, तो वो इस ट्रिक में है। तो ये जो ट्रिक है वो है हर्षराज हरि को प्रभाव खावे। आपको याद रखना है, हर्षराज हरि को प्रभाव खावे। अब देखो, हर्ष यानी हर्षचरित, रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई। राजतरंगिणी, रचना कल्हण के द्वारा की गई। हरिवंश पुराण, जिनसेन के द्वारा रचना की गई। को का मतलब कुवलयमाला, उद्योतन सूर्य के द्वारा रचना की गई। प्रभावक चरित, चंद्रप्रभु सूर्य के द्वारा रचना की गई। खावे का मतलब खुमान रसो, दलपत विजय के द्वारा रचना की गई। खुमान रसो दलपत विजय का ऐसे भी याद रख सकते हो आप, खुद याद रखते ही ये समझ लो, खू से खुमान रसो और दलपत विजय, ऐसे ये ट्रिक है। आगे क्वेश्चन है, इसी में महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण हम इस नोट्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहार वंश है वो महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें से प्रत्येक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। और हमारा जो वीडियो है इसमें से हम गारंटी से बता रहे हैं आपको कि आप चाहे कैसा भी एग्ज़ाम देख लेना, हमारे वीडियो से 1 या 2 क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और इसीलिए ये वीडियो है, ये जो महत्वपूर्ण वीडियो है। अब इसमें आगे देखिए कि गुर्जर प्रतिहार में 3 अरब यात्रियों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी गुर्जर प्रतिहार वंश को पढ़ते हैं तो इसमें जो अरब यात्री है वो 3 अरब यात्री आए थे गुर्जर प्रतिहार के समय। तो अब हम बात करें, जो अरब यात्री है 3 कौन कौन से थे। एक तो था अल मसूदी, दूसरा था सुलेमान, तीसरा था वैनसांग। अब इनको याद भी करना है और इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे गुर्जर के लिए और ये किसके समय में आए थे वो भी हमें जानना है। तो हमें ध्यान में रखना है कि अरब यात्री है वो 3 आए थे, महत्वपूर्ण जो है उसकी बात कर रहे हैं, 3 आए थे। तो अल मसूदी है वो आए थे महिपाल प्रथम के समय, सुलेमान आया था मिहिर भोज के समय, हवेनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। तो अब देखो, इसमें अल मसूदी जो आया था इसने गुर्जर को अल गुर्जर कहा, सुलेमान आया था इसने गुर्जर को जुर्ज कहा, हवेनसांग आया इसने गुर्जर को कुचेलो कहा। अब इसको हम याद करते हैं, कैसे याद होगा कि अरब यात्री अल मसूदी किसके समय आया, महिपाल प्रथम के समय, ठीक है। और ये अल मसूदी इसने गुर्जर को क्या नाम दिया, अल गुर्जर। अल यहाँ पे लगा हुआ है, अल यहाँ पे, तो गुर्जर का अल गुर्जर हो गया, ऐसे याद रख लेना। फिर सुलेमान मिहिर भोज के समय आया, सुलेमान ने जुर्ज कहा, ये आपको सीधा सा याद हो ही जाएगा, ठीक है। फिर इसमें हवेनसांग है, ये किसके समय आया, हर्षवर्धन के समय, हैसे हवेनसांग हैसे हर्षवर्धन। और इसने जो गुर्जर को है वो कुचेलो कहा, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण और फैक्ट है कि गुर्जर राजा थे
उन गुर्जर राजाओं को बोरा कहा। किसने कहा बोरा? ये अरब यात्रियों ने, जो सुलेमान, ये जो आए थे ह्वेनसांग, इन्होंने जो राजा है गुर्जर शासक का, जो गुर्जर शासक है, उनके जो राजा है या शासक है, उनको बोरा कहा। दूसरा है गुर्जर प्रतिहार की राजधानी भीनमाल, यानी गुर्जर प्रतिहार की जो राजधानी भीनमाल है उसको ह्वेनसांग ने क्या कहा? पिल्लो मोलो। ये जो जितनी भी अभी तक हमने बात की सभी इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना है प्रत्येक लाइन को। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार की राजधानी भीनमाल को ह्वेनसांग ने पिल्लो मोलो कहा है और गुर्जर को कुचेलो कहा है। आगे हम बात करें, जो ह्वेनसांग आया था, यह आया था हर्षवर्धन के समय, और ह्वेनसांग है, इसका जो खुद का नाम है वो युआनच्वांग भी है, यानी खुद का नाम युआनच्वांग भी है। किसका? ह्वेनसांग का। अब हम आगे बात करें गुर्जर प्रतिहार आदि पुरुष। गुर्जर प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष है वो किसको माना जाता है? हरिश्चंद्र को। हरिश्चंद्र है, उनको गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष माना जाता है। हम एक बार जो बेसिक जानकारी है गुर्जर प्रतिहार वंश के संबंध में, जो राजपूतों की उत्पत्ति हुई और गुर्जर प्रतिहार वंश में कौन कौन विदेशी आक्रांता आए थे, ठीक है, और इसमें शासक वर्ग क्या था, इनकी हम बाहरी जो जानकारी है, ऊपर ऊपर की बेसिक नॉलेज है, वो हम ले रहे हैं। अंदर की बात भी हम इस वीडियो के बाद में, जो एक वीडियो और बनेगा, ये तो बड़ा हो जाएगा, एक वीडियो और बनेगा उसमें हम आपको बता देंगे। और फिर तीसरा जो वीडियो बनेगा उसमें संपूर्ण जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक, जो लास्ट ईयर एग्जाम में आए हैं, उन सभी का हम विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो साथियों, वो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज के रूप में भी होगी। चलिए इसमें देखिए आगे, गुर्जर प्रतिहार आदि पुरुष हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्र की जो उपाधि है ये महत्वपूर्ण है, रोहिलिदी, ये याद रखना, रोहिलिदी हरिश्चंद्र की उपाधि है। शाखा है मंडोर। हरिश्चंद्र जो आदि पुरुष थे उनके समय जो शाखा थी वो मंडोर थी, और मंडोर के लिए कहा भी जाता है, मनोहर नैनी ने कहा था कि ये सबसे प्राचीन शाखा है, और मनोहर नैनी ने 26 शाखाएं बताई थी वैसे गुर्जर प्रतिहार वंश की। अब आगे इसमें हरिश्चंद्र की बात करें, हरिश्चंद्र की पत्नी थी, वो 2 थी। कितनी थी? 2। एक थी ब्राह्मण, एक थी क्षत्रिय। ब्राह्मण थी, उसका नाम था द्विजात्मा। द्विजात्मा ब्राह्मण का वैसे पर्यायवाची भी है। फिर क्षत्रिय थी भद्रा। 2 रानियां थी हरिश्चंद्र की। अब 2 रानियों में बात करें कि दोनों रानियों के पुत्र, तो सर्वप्रथम बात करते हैं भद्रा। भद्रा जो रानी थी वो क्षत्रिय थी और इसके 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन कौन से? भोगभट, कक, दद, रज्जिल, ये 4 पुत्र थे। किसके? भद्रा के, हरिश्चंद्र के पुत्र थे। अब इनको याद करने की जो ट्रिक है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। ये ट्रिक है भोकदर। भोकदर, संस्कृत में भो का मतलब अरे होता है, वैसे अरे ऐसे, तो भोकदर, ऐसे कोई व्यक्ति का नाम है, कदर, ऐसे भोकदर। तो अब देखो, भो का होगा भोगभट, कैका, कक, दैका, दद, रैका, रज्जिल। इस प्रकार से हमें ध्यान में रखना है। हरिश्चंद्र और भद्रा, इन दोनों के 4 पुत्र थे और 4 पुत्रों के ये नाम थे। अब इसमें ये ध्यान में रखना है, जो दद था इसने बड़ौत शाखा स्थापित की। ठीक है, बड़ौत में गुर्जर प्रतिहार की नींव डाली और बड़ौत शाखा में स्थापित किया। इसमें आगे हमें ध्यान रखना है कि जो ये मंडोर शाखा है, जो सबसे प्राचीन शाखा है, आदि पुरुष हरिश्चंद्र के समय से है, तो ये मंडोर शाखा है, ये मंडोर की वंशावली का प्रारंभ माना जाता है। यानी मंडोर शाखा, मंडोर की वंशावली का प्रारंभ यहीं से माना जाता है। ठीक है, मंडोर की वंशावली का प्रारंभ, और ये जो प्रारंभ है ये रज्जिल से माना जाता है। यानी शासक की बात करें तो कौन सा ऐसा शासक है जिसके समय, मतलब जिसका प्रारंभ मंडोर की वंशावली में प्रारंभ माना जाता है, तो वो रज्जिल है। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ रज्जिल से माना जाता है। रज्जिल की बात करें तो ये रज्जिल आपने अभी ऊपर देखा है, ये भद्रा का ही पुत्र है रज्जिल, ये रहा रज्जिल। मंडोर की वंशावली का प्रारंभ रज्जिल से माना जाता है, और मंडोर है वो राजधानी भी रज्जिल ने बनाई, ऐसा बताया जाता है। रज्जिल ने ही मंडोर राजधानी बनाई। अब रज्जिल के बारे में जानते हैं कि रज्जिल है उसने राजसूय यज्ञ किया था। कौन सा यज्ञ किया था रज्जिल ने? राजसूय, रैस्य रज्जिल, रैस्य राजसूय यज्ञ। रज्जिल का जो पुत्र था वो कौन था? नरभट्ट। रज्जिल का पुत्र है नरभट्ट था। नरभट्ट ने जो उपाधि धारण की थी वो पिलपाणी की थी। पिलपाणी,
पिल पाणी है वो उपाधि रज्जिल ने धारण, जो नरभट्ट है उसने धारण की। यानी रज्जिल का पुत्र है, उसने, रज्जिल का पुत्र नरभट्ट ने पिल पाणी की उपाधि धारण की। और नरभट्ट का जो पुत्र है वो है नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट प्रथम। अब एक बार दोबारा से रिवाइज करते हैं कि हरिश्चंद्र हो गया और उसकी पत्नी भद्रा, भद्रा के 4 पुत्र हो गए, भोगभट्ट, भोगभट्ट हो गया, फिर कक, दद्द, रज्जिल। और रज्जिल का जो पुत्र है वो है नरभट्ट, और नरभट्ट का जो पुत्र है नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अब देखिए आगे, मेड़ता जो राजधानी है वो किसके द्वारा बनाई गई? नागभट्ट प्रथम के द्वारा। ठीक है, मेड़ता, पहले तो मंडोर थी राजधानी, अब मेड़ता की बात हो रही है। मंडोर और मेड़ता, मंडोर तो जोधपुर में, मेड़ता नागौर में है। तो मेड़ता जो राजधानी है वो नागभट्ट प्रथम ने बनाई। नागभट्ट प्रथम की जो पत्नी है उसका नाम है जज्जिका, नागभट्ट प्रथम की पत्नी जज्जिका। इन दोनों के सहयोग से पुत्र ने जन्म लिया और उन पुत्रों का नाम है तात एवं भोज। तो ये तात एवं भोज किसके पुत्र है? नागभट्ट प्रथम के पुत्र है, तात एवं भोज। अब बताया जाता है कि तात और भोज इन दोनों के शासक बनने के बाद, इनके बाद जो शासक बना वो सिल्लुक बना था। ठीक है, मतलब भोज के बाद जो शासक बना वो सिल्लुक बना था। अब सिल्लुक की बात करें तो सिल्लुक कैसा राजा था? सिल्लुक एक पराक्रमी राजा था, जिसके बारे में कहा जाता है कि सिल्लुक ने वल्ल राज्य का साम्राज्य विस्तार किया और जैसलमेर तक फैलाया। और कहा जाता है कि जैसलमेर के शासक देवराज भाटी को पराजित भी किया। किसने? सिल्लुक ने। सिल्लुक ने वल्ल राज्य का साम्राज्य विस्तार किया जैसलमेर तक, और जैसलमेर का जो शासक था देवराज भाटी उसको भी पराजित किया। अब हम बात करें कि सिल्लुक के पुत्र कितने थे, तो सिल्लुक के जो पुत्र थे वो 2 पुत्र थे। कौन कौन से? कुक्कुक, एक बाउक। सिल्लुक के 2 पुत्र थे, कुक्कुक और बाउक। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कुक्कुक और बाउक कौन थे, जिनके बारे में बहुत भारी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि कुक्कुक ने, मतलब ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि गठियाला शिलालेख का संबंध किस वंश से है, तो गुर्जर प्रतिहार वंश से। गठियाला शिलालेख है ये किसके द्वारा लिखवाया गया? ये कुक्कुक के द्वारा लिखवाया गया। तो हम इसको याद करेंगे कि कुक्कुक है, इन्होंने गठियाला शिलालेख लिखवाया कब? 861 ईस्वी में। और ये जो गठियाला शिलालेख है ये कहाँ से प्राप्त होता है? जोधपुर से प्राप्त होता है। ये गठियाला शिलालेख है जोधपुर से हमें मिलता है। और ये जो गठियाला शिलालेख लिखवाया ये कुल 2 थी, इनकी संख्या 2 थी। भाषा इसकी संस्कृत और प्राकृत थी। अब याद करने का तरीका ये रहेगा कि घटिया कुत्ता, घटिया कुत्ता, संस्कृत में कुत्ते को कुकुर कहा जाता है। ठीक है, तो कुकुर या कुकुक का मतलब कुत्ता, तो घटिया कुत्ता। इसको हम जाति विशेष या वैसे, मतलब इसको हम एक तरह से याद करने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे हम इस व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ गलत नहीं बता रहे, लेकिन हम याद करने के तरीके से, तो घटिया कुत्ता ऐसे हम याद रख सकते हैं। तो कुकुक है, इसने गठियाला शिलालेख लिखवाया, जोधपुर से प्राप्त होता है ये लेख। 2 संख्या थी इनकी, भाषा संस्कृत और प्राकृत। ये जो लिखवाया 861 ईस्वी में। फिर आगे इसमें बाउक, हमने बात की ना 2 पुत्र थे सिल्लुक के, एक तो कुकुक एक बाउक। अब हम बाउक के बारे में जानकारी लेते हैं कि बाउक कौन था। तो बाउक है, इसके बारे में जानकारी ये है कि बाउक ने मंडोर प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। मतलब बाउक है, इन्होंने कौन सी प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई? मंडोर। कहाँ है ये? जोधपुर में, जोधपुर के विष्णु मंदिर में करवाई। यानी बाउक ने मंडोर प्रशस्ति है वो जोधपुर के विष्णु मंदिर में उत्कीर्ण करवाई कब? 837 ईस्वी में। तो साथियों, हमने अभी तक ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जितने भी शासक हैं उनके बारे में हमने बेसिक जानकारी प्राप्त की है, जितने नहीं थोड़े ही। अब हम आगे नागभट्ट प्रथम है इसका व्याख्यान करेंगे। नागभट्ट प्रथम के बारे में हम जानकारी बताएंगे आपको कि नागभट्ट कैसा व्यक्ति था। और साथियों, हम ये जो नागभट्ट है प्रथम है, इससे लेकर अंत में राज्यपाल तक जितना भी जो कंटेंट है वो हम मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। और ये संपूर्ण जानकारी आपको देने के पश्चात इस गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे आपको इसी वीडियो के जो दूसरा पार्ट, तो ये नागभट्ट प्रथम वाली ये जो व्याख्यात्मक सीरीज में आएगा, तीसरा फिर है ना इसमें क्वेश्चन वाला होगा, तो उसमें टेस्ट सीरीज
या अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, संपूर्ण जो निचोड़ है वो हम आपके सामने 20, 50, 100 जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने रखेंगे और उनके माध्यम से हम आपको गुर्जर प्रत्याहार से संबंधित जितने भी ये क्वेश्चन बनने वाले हैं आगामी, उन सभी को हम इन 3 या 2 वीडियो में हम आपको बता देंगे। तो चलिए साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद और मिलते हैं इसी प्रकार एक नई वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।